अब देखो यार, अगर तुम लोग एंजो अमोरे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एंजो अमोरे के द्वारा एईडब्ल्यू, केनी ओमेगा और यंग बक्स को रोस्ट कर दिया गया है। मैट कार्डोना के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कार्डोना ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की। एईडब्ल्यू के ब्रिस्बेन में स्टेडियम शो के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के रेसलिंग स्टाइल को लेकर मैट हार्डी ने टोनी खान पर सवाल उठा दिया है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार एंजो अमोरे की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर एंजो अमोरे की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एंजो अमोरे करंटली यहाँ पर एमएलडब्ल्यू और इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर काम कर रहे गए, और एंजो अमोरे के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद उन्हें यहाँ पर आज तक किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर काम नहीं मिला है। बट इसके बावजूद भी एंजो अमोरे हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ न कुछ ऐसा करते रहते गए जिससे वो हाइप में रहने की कोशिश करते गए। और एक बार फिर से यहाँ पर हाइप बनाने के लिए एंजो अमोरे ने एईडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के रेसलर्स को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है। गाइज, यहाँ पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एंजो अमोरे ने मेटलाइफ स्टेडियम के बाहर से एक 5 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, जिस वीडियो के अंदर वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को बुरी तरह से रोस्ट करते गए। और एंजो अमोरे के इस वीडियो के अंदर वो यहाँ पर मेटलाइफ स्टेडियम के पार्किंग लॉट के एम्प्टी होने को लेकर बात करते गए, और एंजो अमोरे ये कहते गए कि ये पार्किंग लॉट एईडब्ल्यू के अरीना की तरह है, क्योंकि एईडब्ल्यू के शो पर भी कोई नहीं होता है, और एईडब्ल्यू के अरीना भी पूरी तरह से एम्प्टी होते गए। और एंजो अमोरे के एईडब्ल्यू को ऑल एम्प्टी रेसलिंग कॉल आउट करने के बाद एंजो अमोरे एईडब्ल्यू के ईबीपी द यंग बक्स को मॉक करते गए, जहां पर एंजो अमोरे ये कहते गए कि यंग बक्स से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और यंग बक्स जैसे रेसलर्स का रेसलिंग बिजनेस में होना या ना होना दोनों यहाँ पर एक ही बात है। बट यंग बक्स के साथ साथ एंजो अमोरे एईडब्ल्यू के अनदर ईबीपी केनी ओमेगा को भी बुरी तरह से रोस्ट करते गए, और एंजो अमोरे ये कहते गए कि केनी ओमेगा के पूरे करियर के अंदर केनी ओमेगा ने आज तक जितना भी काम किया है वो यहाँ पर एंजो अमोरे की एक प्रोमो की बराबरी भी नहीं कर सकता है। और एंजो अमोरे के इस प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर केनी ओमेगा को कुछ ज्यादा ही रोस्ट करते गए, जहां पर वो केनी ओमेगा को उनके फाट से कंपेयर करते गए। बट इसके अलावा एंजो अमोरे के प्रोमो के अंदर एंजो अमोरे एईडब्ल्यू कंपनी पर एक बड़ा आरोप लगाते गए, जहां पर एंजो अमोरे ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू एक ऐसी कंपनी है जिसने आज तक एक भी रेसलर क्रिएट नहीं किया है, और एईडब्ल्यू के अंदर आज तक एईडब्ल्यू ने किसी भी नए रेसलर को स्टार नहीं बनाया है। और कुछ इस तरीके से एंजो अमोरे के 5 मिनट के वीडियो प्रोमो के अंदर एंजो अमोरे ने एईडब्ल्यू को बुरी तरह से रोस्ट किया है। और गाइस, यहां पर यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि एंजो अमोरे के इस तरीके से सडनली एंटी एईडब्ल्यू वीडियो पोस्ट करने के बाद अब एंजो अमोरे का फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, ऑल एलीट रेसलिंग अब यहां पर एंजो अमोरे को साइन तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। बट गाइस, यहां पर इस चीज के हाई चांसेस है कि एंजो अमोरे डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने की कोशिश कर रहे गए, क्योंकि एंजो अमोरे के इस वीडियो के अंदर एंजो अमोरे ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी कुछ चीजों को रोस्ट किया। बट एंजो अमोरे मेनली वीडियो के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को यह मैसेज दे रहे गए कि वो यहां पर कंपनी पर रिटर्न होना चाहते गए, और वो यहां पर कोडी रोड्स की स्टोरी को फिनिश करेंगे। और कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली एंजो के वीडियो के अंदर एक तरफ जहां एंजो अमोरे एईडब्ल्यू को रोस्ट कर रहे गए, वहीं दूसरी तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न को टीच कर रहे गए। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि एंजो अमोरे के ऐसे वीडियो के सामने आने के बाद क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एंजो को वापस लेती है या नहीं। वेल, आपको क्या लगता है, एंजो अमोरे ने केनी ओमेगा, यंग बक्स और एईडब्ल्यू को लेकर जो भी स्टेटमेंट दिए, आप उन बातों से एग्री करते हो या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी की। वेल गाइज, इस हफ्ते मैट हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी ने रेसलिंग बिजनेस के करंट लैंडस्केप को लेकर बात की, जहां पर हार्डी का ये कहना है कि रेसलिंग बिजनेस में ऑल एलीट रेसलिंग का आज के टाइम पर होना रेसलिंग बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि एईडब्ल्यू की वजह से रेसलर्स को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही गए। बट सेम टाइम के ऊपर मैट हार्डी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी जिस डायरेक्शन में जा रही गए वो डायरेक्शन एईडब्ल्यू के फ्यूचर के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं गए। और मैट हार्डी यहां पर टोनी खान के क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर बात करके ये बोलते गए कि टोनी खान मेनली एईडब्ल्यू कंपनी को बेस्ट रेसलिंग कंपनी कॉल आउट करते गए, और एईडब्ल्यू कंपनी का टैग लाइन है कि एईडब्ल्यू के अंदर बेस्ट रेसल करते गए। जबकि मैट हार्डी ये बिलीव करते गए कि टोनी खान अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को एक प्योर रेसलिंग कंपनी के तौर पर प्रमोट करना चाहते गए तो ये डायरेक्शन एईडब्ल्यू कंपनी को ले डूबेगा, क्योंकि यहां पर हार्डी ये बिलीव करते गए कि आज के टाइम के
ऊपर लगभग यहाँ पर 98% रेसलिंग फैंस को मालूम है कि रेसलिंग स्क्रिप्टेड होती गई और इसीलिए यहाँ पर जो भी लोग रेसलिंग को देखते गए वो यहाँ पर रेसलिंग से ज्यादा रेसलर्स के कैरेक्टर को देखना पसंद करते गए। और अगर यहाँ पर AEW कंपनी रेसलर्स के कैरेक्टर को बिल्ड नहीं करेगी और AEW कंपनी बिना कैरेक्टर के 5 स्टार 6 स्टार या 7 स्टार मैचेस करेगी तो उन मैचेस को देखने भी कोई भी नहीं आएगा। और हार्डी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी को उनके टैग लाइन को चेंज करना चाहिए और टोनी खान को उनका फोकस रेसलिंग से हटाकर AEW रेसलिंग में ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर को बिल्ड करने में लगाना चाहिए। वाल आप यहाँ पर हार्डी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW डायनेस्टी की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के इस साल का डायनेस्टी पेपर व्यू AEW कंपनी फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में करेगी। जहाँ पर 6 अप्रैल के ऊपर लिकासोरस सेंटर के अंदर AEW का डायनेस्टी होने वाला है और इस अरीना में AEW के डायनेस्टी की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 4533 के बराबर रखी गए, जहां पर 4533 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 3900 यानी 3900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी को करीबन 600 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले 1 से 2 हफ्तों में होने वाला है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि AEW कंपनी के यहां पर इन टिकट्स को सोल्ड आउट करने के बाद टोनी खान यहां पर डायनेस्टी पेपर व्यू के कैपेसिटी को और कितना ज्यादा रेज करते गए और AEW डायनेस्टी की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं इंडिपेंडेंट रेसलर मैट कार्डोना की। वेल गाइज इस हफ्ते मैट कार्डोना के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कार्डोना ने AEW कंपनी पर उनके रिटर्न और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की, जहां पर कार्डोना का ये कहना है कि वैसे तो रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर के द्वारा इंटरनेट पर यह रूमर फैलाई गई थी कि टोनी खान की कंपनी ने कार्डोना को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया है, जबकि रियलिटी के अंदर टोनी खान की कंपनी ने कार्डोना को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कभी भी नहीं दिया और ना तो 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम AEW के द्वारा कार्डोना को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया था, ना ही 2024 में कार्डोना को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला। और मैट कार्डोना का यह कहना है कि ROH के फाइनल बैटल पर वर्ल्ड टाइटल मैच रेसल करने के बाद AEW के मैनेजमेंट ने मैट कार्डोना को दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं किया है और AEW कंपनी के द्वारा ना तो कार्डोना को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है, ना ही कार्डोना को रिटर्न होने के लिए कोई भी ऑफर मिला है और इसीलिए कार्डोना को नहीं पता है कि वो यहाँ पर दोबारा AEW और ROH में अपीयर होंगे या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान दोबारा मैट कार्डोना को AEW या ROH के शो पर बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑस्ट्रेलिया में AEW के इस साल के डेब्यू ग्रैंड स्लैम शो AEW कंपनी ओरिजिनली स्टेडियम में बुक कर रही थी और AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इस साल ऑस्ट्रेलिया में AEW का डेब्यू ग्रैंड स्लैम शो AEW कंपनी ब्रिस्बेन में सनकॉर्प स्टेडियम में करने वाली थी, जिस स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 52,000 के बराबर थी। बट AEW के स्टेडियम में लो टिकट सेल की वजह से AEW को इस शो को स्टेडियम से हटाकर अरीना के अंदर मूव करना पड़ा और अब यहां पर AEW ने स्टेडियम को ओरिजिनली क्यों बुक किया था, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि AEW कंपनी का ओरिजिनली इस साल के ग्रैंड स्लैम को ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम में बुक करना, ये यहां पर सिर्फ AEW कंपनी का डिसीजन ना होकर बल्कि ब्रिस्बेन की लोकल गवर्नमेंट का डिसीजन था और ब्रिस्बेन की गवर्नमेंट ने AEW कंपनी को स्टेडियम को बुक करने के अंदर सपोर्ट किया था। और बेसिकली यहाँ पर ब्रिस्बेन की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि AEW कंपनी यहाँ पर एक मेजर इवेंट को ब्रिस्बेन स्टेडियम के अंदर होल्ड करे, ताकि यहाँ पर AEW के इस मेजर इवेंट के वजह से फ्यूचर में और ज्यादा मेजर इवेंट यहाँ पर ब्रिस्बेन के स्टेडियम्स के अंदर हो। और 2032 के अंदर ब्रिस्बेन के अंदर यहाँ पर ओलंपिक्स को होस्ट करने की प्लानिंग की जा रही थी और बेसिकली इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से ब्रिस्बेन के गवर्नमेंट के सपोर्ट करने की वजह से टोनी खान ने यहाँ पर ओरिजिनली यहाँ पर स्टेडियम को बुक किया था। बट जब यहाँ पर स्टेडियम के अंदर लो टिकट सेल डिमांड हुई और AEW कंपनी ने बढ़िया प्रमोशन नहीं किया तो AEW कंपनी को इवेंचुअली इस शो को कैंसिल करना पड़ा और AEW को इस शो को सनकॉर्प स्टेडियम से हटाकर ओरिजिनली यहां पर ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर के अंदर होस्ट करना पड़ा। वेल गाइस अब यहां पर मुझे एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि AEW कंपनी ने सिडनी या मेलबर्न जैसे सिटीज को छोड़कर ब्रिस्बेन के अंदर स्टेडियम को क्यों बुक किया था। वेल डेफिनेटली यहां पर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा टोनी खान को स्टेडियम बुक करने के लिए काफी बड़ा डिस्काउंट मिला होगा और टोनी
खान गवर्नमेंट के सपोर्ट से ब्रिस्बेन के अंदर यहाँ पर सस्ते रेट में स्टेडियम को बुक कर रहे होंगे, बट गाइस क्योंकि यहाँ पर ब्रिस्बेन के अंदर रेसलिंग क्राउड नहीं गए तो इसीलिए AEW कंपनी के डिस्काउंट मिलने के बाद भी 100% शो को कैंसिल करना पड़ा। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।